सारे का बहुत बहुत सहयोगी और AICC के स्पोक्स परसन दिवाशी जी मध्य प्रदेश तो अज कुछ मुद्दों पर चानन पाने वास्ते और देश के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, चाहे उदयपुर की घटना है, देवाशीष मैं AICC स्पोक्स पर्सन फ्रॉम मध्य प्रदेश पूरे ते चानन पाने वास्ते और किस प्रकार देश नूं जिहड़ियां तोड़न दियां भाजपा द्वारा चलियां जा रही चालां और किस तरह भाजपा के साथी जिहड़े है उन्होंने अपने नज़दीकी साथी इन्हां तमाम घटनाक्रम के विच इनवॉल्व ने, चाहे उदयपुर की घटना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना है, या देश के होर किसी कोने दे विच जो भी घटनाक्रम हुए है, और किस तरह अतवादी संगठन के नाल भाजपा की सीधी इनवॉल्वमेंट है और सबूतों के आधार पर तथ्यों के आधार पर अज देश भर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं और ऑल इंडिया तो स्पोक्स परसन साडे अलग अलग देश के कोनियां दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ਜਿਹੜੀ घटनाक्रम बारे और तमाम उन्हां गल्लां बारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चर्चा करना है, ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रीफिंग देने वास्ते आए हुए साडे AICC स्पोक्स पर्सन। मैं हुण उन्हां नूं गुजारिश करांगा कि वो अपनी बात कहें और आपके उसके बाद जो भी सवाल होंगे वो उनका उत्तर देंगे। थैंक यू। दिवासी आज सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले जो लोग हम संजू आबे जी जिनकी हत्या कर दी गई उनको श्रद्धांजलि, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा में जो लोग बारिश पड़ने की वजह से जिनका दुखद निधन हो गया उन सबको श्रद्धांजलि। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में सांप्रदायिकता का जो जहर खोला जा रहा है उससे जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के 22 राज्यों में 22 कैपिटल सिटीज़ में ऑर्गेनाइज की गई है AICC के द्वारा, और उनमें से चंडीगढ़ पंजाब के लिए पार्टी ने मुझे आपके बीच में बात रखने के लिए भेजा है। मुद्दा ये है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अपनी बात करने से पहले कुछ आपको फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फोटोग्राफ्स वैसे देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी तो ये बता दीजिए, एक तो उदयपुर जो घटनाक्रम हुआ उदयपुर, क्या कन्हैया लाल जी की फोटो है? तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जब से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद कराया है, हम लोगों ने कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस का हमेशा पक्ष ये रहा है कि आतंकवाद जैसे जटिल मुद्दा है जिसमें शासन को बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई राजनीतिक स्वार्थ के जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसेंशियल काम होता है उसके तहत हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन लगातार निरंतर जो घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद जिस तरीके के सबूत देश के सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल जायज हो गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं राजस्थान की उदयपुर घटना की तरफ, जहां पर कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई
तमाम तरीके की बातें हुई, देश भर में एक माहौल उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके बाद जो फोटोग्राफ्स आए, जो आरोपी है मोहम्मद रियाज अतरी भारतीय जनता पार्टी के घोषित कार्यकर्ता हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों द्वारा 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। इनमें से जो एक आतंकवादी है तालिब हुसैन शाह, यह वहां जिले के सोशल मीडिया का हेड, आईटी सेल का हेड, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इसने बकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में सदस्यता ली। इनकी जो तस्वीर है, जो आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से मिला है, उसकी जो तस्वीर है वो देश के गृह मंत्री के साथ भी है। देश के गृह मंत्री के साथ इनकी तस्वीर है। इनका नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री के साथ में इनका फोटो पाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। इसके साथ साथ एक और तीसरी घटना हमारे सामने आई। अमरावती में जो केमिस्ट उमेश कोले थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका जो आरोपी निकला इरफान खान वहां के जो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं हालांकि, नवनीत राणा जी और उनके हस्बैंड, इन दोनों के लिए उनका कार्यकर्ता था और इन दोनों के लिए प्रचार किया 2019 के चुनाव में। ये उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का फोटोग्राफ है। यह वही नवनीत राणा है जिनके बारे में आप सब लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में सुना था जब हनुमान चालीसा वाला प्रकरण हुआ था। ये भी भारतीय जनता पार्टी के क्लोज आने का प्रयास कर रहे हैं। जी, नवनीत राणा से जुड़ा। नवनीत राणा जी ने पहले दिन से ये प्रयास किया जब ये हत्या हुई कि वो किस तरीके से जो विक्टिम की फैमिली है उसके साथ में है। लेकिन जब से ये मुद्दा निकल के आया है कि इरफान खान जो कि अभियुक्त है हत्या का, वह इनका कार्यकर्ता है, उसके बाद से वो ये बयान देती फिर रही है कि कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, मैं तो नहीं जानती, कार्यकर्ता चाहे किसी का भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कानून को उसके विरुद्ध जो कानून संबद्ध कार्रवाई वो करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये 3 प्रकरण बताए। पहला उदयपुर की घटना हुई, दूसरा जम्मू कश्मीर से आतंकियों का पकड़ा जाना, तीसरा अमरावती का हत्याकांड। इन तीनों मुद्दों पर जो देश में इस समय आग लगी हुई है और इन तीनों ही इश्यूज में जो अक्यूज्ड है, जिन पे हत्या का आरोप है, उनका कहीं ना कहीं भाजपा से साठगांठ या उनका कार्यकर्ता हो या पाया जाना एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है, वह अभी तक भी बयानबाजी के दौर से बाहर नहीं आ पाई है। जैसा आपको पता है कि दोनों ही राज्यों में, दोनों ही घटना में, चाहे जम्मू कश्मीर की इश्यू हो, चाहे उदयपुर का इश्यू हो, इन दोनों ही मामलों में और तीसरे मामले में भी एनआईए का इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में इनकी संलिप्तता सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखी है, उसकी एनआईए के द्वारा प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से
क्या आपकी इंटेलिजेंस जब भी आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, और आप उसको अपना पार्टी का पदाधिकारी बना रहे हो, आईटी सेल का हेड बना रहे हो, तो क्या आप उनकी कोई बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं करवाते हो? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि बैकग्राउंड इंक्वायरी नहीं कराने के बावजूद आपके जो लोकल के नेता है, जो उनको बढ़ा रहे हैं, क्या आपने उनसे कभी जवाब तलब किया? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस मामले में गहरी साजिश की बू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में जानबूझकर सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वह राजनीतिक मुनाफे के लिए देश में आग भूनने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए और केवल इन 3 मामलों से बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इसके अलावा पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण आए हैं जिसमें यह साबित हुआ है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है। 2020 जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। तारिक अहमद मीर हिजबुल कमांडर नावेद बाबू को हथियार देने का आरोपी था और इसकी जो संलिप्तता है वह डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ थी। यह बात एनआईए ने भी पुष्टि की है कि यह व्यक्ति जिसका नाम तारिक अहमद था, यह देवेंद्र सिंह का सहयोगी रहा है। देवेंद्र सिंह वही है जो पुलवामा हमले में जिनको बर्खास्त किया गया, बाद में गिरफ्तार किया गया और आज तक भी देश को यह जानकारी नहीं मिली है कि भाई 200 किलो आरडीएक्स आया कहां से। अगर इस बात की जांच हो जाती तो मुझे लगता है देश के सामने जो शहीद सैनिक जो हुए थे उनके परिवारों को और देश की जनता को इसके जवाब मिल पाते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। इसके अलावा वर्ष 2017 में एटीएस ने 11 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर यह आरोप था कि यह देश की जासूसी कर रहे हैं। इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना था। इसके अलावा 2019 में मध्य प्रदेश में ही टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के नेता बलराम सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2017 में भाजपा नेता निरंजन हुजाई, इनको भी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्विक्टेड आतंकवादी के साथ भी सांठगांठ करने से भी पीछे नहीं छूटी। मजूर असद के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद फारूक खान सिद्ध आतंकवादी है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करता था। इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया श्रीनगर से। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि देश के इन हालातों पे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का अभी तक भी कोई वक्तव्य नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री जो किसी सेलिब्रिटी को उंगली में चोट लग जाए तो उससे दुखी हो जाते हैं, विश्व पटल पे कोई छोटी सी घटना है उस पर दुखी हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं देश में घटित हो रही है जिस पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता व्यक्त कर दी हो, उस मामले पर देश के प्रधानमंत्री का चुप्पी साधे रहना, जबकि इन घटनाओं के बाद वो अनेकों बार रैलियों में उनको देखा गया है, उन्होंने लंबे लंबे भाषण किए। अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में वो पहुंचे थे और उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। एक भी बार उन्होंने देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील नहीं जारी की। यह सब बातें दर्शाती है कि
जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश के जो हालात घटित हो रहे हैं उसमें परोक्ष रूप से और सामने से दोनों तरीके से इन्वॉल्व है। आग लगाने वाले भी ये, आग को भड़काने वाले भी ये, और आग पर रोटी सेकने वाले भी ये। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि एक आतंकवादी के साथ उनका फोटो कैसे आ गया। उनको सवाल जवाब करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए अपने उन अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी ड्यूटी निभाने में असफल साबित हुए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न को लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुलिस के पास ये लोग गए थे और बाद में यह बात जैसे सामने आई थी कि दोनों जो पार्टीज और किसी को समझौता हो गया है और अपनी रजामंदी से उन्होंने केस वापस ले लिया था। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना राजस्थान में घटित हुई। उसी पर हम ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर ये जो घटना घटित हुई है उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, ये आपका कार्यकर्ता है, इस पर आपको क्लियर आना चाहिए। और एनआईए ने क्या इस जांच को इस जो जांच का उनका दायरा है उसमें इस बात को इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति की हिम्मत जो बड़ी है वो पॉलिटिकल संरक्षण के कारण बड़ी हो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात रही राजस्थान सरकार की बात, तो राजस्थान सरकार ने 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 50 लाख की आर्थिक सहायता कन्हैया लाल जी के परिवार को, इसके साथ 2 सरकारी नौकरी देने का भी काम कर दिया। उन्होंने लेकिन क्या उसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी? भैया बिल्कुल आपकी बात जो आपने कहा उन्होंने उनका जवाब दिया आपको। उन्होंने कहा कि जब पुलिस के पास ये बात गई, पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की और पूछताछ चली तो उनका आपस में समझौता हो गया। समझौता होने के बाद उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली गई। बिल्कुल इससे बहुत बड़ा दुखांत हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ, देश की जनता को हुआ। लेकिन हमारा ये कहना है कि देश को चलाने वाले जो हिंदुस्तान सरकार चला रहे हो, जो ये कहते हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनका खुद का रिश्ता इस फोटोग्राफ में ये बताता है कि जो हत्या करने वाला था उसका सीधा सीधा रिश्ता बीजेपी सरकार के साथ था, उन लोगों के साथ था। उन्होंने पुलवामा की बात की। आज मेरे को लगता 2.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक पता नहीं चला कि पुलवामा क्या हुआ, कौन लाया RDX। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने इसलिए आज ये कहा है मेरे भाई ने कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाजपा के तमाम वो साथी जिनकी फोटोग्राफ्स देश के, अगर गृह मंत्री के साथ एक टेररिस्ट की फोटो आती है तो मेरे को लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि देश के कुछ वो एजेंसीज, कुछ वो बड़े लोग जो इस देश को चलाते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाना चाहते हैं कि जो आप हैं, अगर हम नहीं होंगे, ये आप देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, धर्मों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। कभी शमशान घाट की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात करते हैं। इस तरीके का जो माहौल है जो देश में आज घटनाक्रम घट रहे हैं, इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार भाजपा सरकार है और अमित शाह और उनके लोग हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये उनसे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि ये फोटोग्राफ्स आपके साथ आई कैसे, ये लोग हैं कौन। और आपने कहा कि उदयपुर की घटना, बिल्कुल हमने तो 6 घंटों में आरोपियों को पकड़ने का काम किया, लेकिन इसके पीछे आपका क्या हाथ है? हम तो इसके भी आगे जाएंगे क्योंकि सिटिंग जज के साथ एनआईए की मुकम्मल जांच होनी चाहिए और देश की जनता को पता चले कि देश में इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। सत्ता सरकार में आने के लिए आज भाजपा इस देश में कुछ भी हालात पैदा कर सकती है।
पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं ये पता चल गया एनआईए को। एक सेकंड एनआईए को ये पता चल गया कि पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ फोटो है, उनके साथ क्या तार है ये भी तो पता होना चाहिए देश को। मुझे पूर्ण आशा है कि एनआईए देश की सर्वोच्च एजेंसी है, कई विपरीत हालातों में देश को बाहर निकाल के लाए हैं, देश को सुरक्षित रखने में उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की है कि जांच 300 लोगों 3000 लोगों सब सामने आए, जो नेटवर्क है वो सामने आए, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी नेताओं का क्या योगदान है ये भी देश को पता चलना चाहिए। वो लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच जाएंगे? इसका मतलब ये कि एनआईए की जांच को भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आप ये चीज लेकर आ रहे हैं, प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ संबंधों की प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं, जैसे एनआईए की जांच को भी सवाल उठा रहे हैं। मैं पाकिस्तान से लिंक ढूंढ या बीजेपी से ढूंढ, हम लोग लिंक नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रोग्रेस पार्टी लिंक नहीं ढूंढ रही है, बल्कि ये तो पब्लिक डोमेन में है ये। अब जनता के सामने प्रश्न तो उठता है कि भाई एक घटना हो गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ फोटो आ गया, नेता से फोटो चले कोइंसिडेंस माना। मैंने आपको कम से कम 7-8 घटना यहाँ पर गिनाई है, विद विजुअल फोटोग्राफ्स आपको दिखाए हैं और फैक्चुअल है। 17 से लेकर 22 तक की घटना मैंने आपको गिनाई है। हर घटना में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है। क्या किसी भी घटना में एनआईए की जो जांच का दायरा है वो भारतीय जनता पार्टी पे आया है? ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तक कोई जांच आती आगे रुक जाती है? एनआईए की जांच के सवाल उठा मैं एनआईए की जांच, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि एनआईए की जांच की दिशा ये भी होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल संरक्षण तो प्राप्त नहीं था। क्या कोई बाई एंड लार्ज कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। रात मैं ठीक लगभग 11 बजे पुलिस स्टेशन जाके आया, जिथे कि साढ़े साथियों ने धरना लाया हुआ सी, उन्होंने पत्नी समेत लोग बैठे सन, लेकिन आशू बांगड़ उत्थे मौजूद नहीं सी उस पुलिस स्टेशन च जिथे FIR रजिस्टर हुई। एंड आशू बांगड़ के केस में तथ्य पुलिस ने दसे ने कि आशू बांगड़ कोई जाली सर्टिफिकेट बनाते सन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हॉस्पिटल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 420 67 ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੋਂ कोई कंप्लेंट करता, शिकायत करता नहीं, कोई शिकायत करता नहीं है, तो आशू बांगड़ जी नूं तुसी गिरफ्तार कर लिया सी। क्या कोई सबूत? कोई सबूत नहीं है। एक लड़का व्यक्ति होर फड़िया गया नाल, जिहड़ा कहंदे कि कोई वॉइस मैसेज है, कहंदे है पूरा भी कोई पता नहीं, जिस तरह पहला वो वॉइस मैसेज ₹30 ਲੱਖ नहीं 30 ਲੱਖ ਦਾ देखो बिना किसी तथ्यों के आधार पर इस तरह कोई गल कह देनी, मैनू लगता ਜਾਂ ਤਾਂ कोई ऐसा ਜਿਹੜਾ मैसेज है जनता के सामने रखन भी आ फलाना मैसेज है ਜਾਂ फलानी वॉइस रिकॉर्डिंग हैगी है साढ़े कोले, कोई कंप्लेनेंट नहीं है बिना नहीं। बट वेयर इज दैट ऑडियो क्लिप? यही ऑडियो क्लिप का तो पहला मंत्री साहब का भी कहते सी कि देयर इज ऑडियो क्लिप। कल जो उन्होंने जमानत हुई तो हाईकोर्ट मानयोग जस्टिस लीजा गिल ने पूछा कि भाई कोई ज़्यादा एविडेंस दो, जे तुसी अपोज करना है तो कोई एविडेंस दो। इफ देयर इज नो एविडेंस तो उन्होंने जमानत होनी है। सो मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा एविडेंस कोई सामने नहीं आया और बिना बिना कंप्लेनेंट तो पर्चा दर्ज कर दिता गया। हालांकि 420 67 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। बिफोर इंक्वायरी तुसी FIR दर्ज नहीं कर सकते और सरासर इट्स अ वेंडेटा पॉलिटिक्स। आशू बांगड़ चोणा के समय आम आदमी पार्टी ते नूं छड्ड के और कई आरोप सन जिहड़े उन्होंने लाए सन, वो छड्ड के उन्होंने जिहड़ी जित रही सी पार्टी, कोई वजह होनी है जिस बंदे ने जिस करके उन्होंने टिकट छड्ड के कांग्रेस पार्टी का दामन फड़िया। सो
ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਬੱਗਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੈਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰॉ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आम आदमी पार्टी कह रही है अपना विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ सो आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम द लेटर जो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो लेकिन नहीं अच्छा मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे को इस चिट्ठी के बारे में और जो उन्होंने लिखी है डिपार्टमेंट ने कि अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है और नौजवानों को इसमें आगे बढ़ें और इसमें हिस्सा लें, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की निंदा करता हूँ क्योंकि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हम लोगों ने तमाम सरकार ने रेजोल्यूशन लेकर आई, हालांकि इट्स अ जॉइंट रेजोल्यूशन था। हमारे एलओपी साहब प्रताप सिंह बाजवा ने ये बात खड़े होकर कही थी, तो सरकार ने ये कहा था कि हम इस स्कीम के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और खुद मुख्यमंत्री साहब ने और तमाम मंत्रियों ने ये कहा था कि ये स्कीम देश के लिए खतरनाक है, नौजवानों के लिए खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, ये आर्मी का जो मनोबल है ये तोड़ने की बात है। तो इसके बावजूद भी अगर सरकार पिछले दरवाजे से अगर ये कह रही है कि अग्निपथ तो अच्छी स्कीम है, उत्साहित करिए, आप इसको ज्वाइन करें, तो मैं समझता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिद्ध होता है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऊपर से केवल दिखावा करते हैं कि हम लोग इनसे अलग हैं, लेकिन जैसा बीजेपी चाहती है उस प्रकार से ही चलना चाहती है। क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी से डर रही है? ये एक साथ मतलब कि वन साइड तो वो रेजोल्यूशन की बात करती है, अदर साइड की स्टेट को मैं तो कहना ही नहीं चाहता हूँ डर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बी टीम है। जैसा पहले लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कभी कभी मुख्यमंत्री साहब का ये बयान भी आता है कि भाई हमने उसको 3 बजे पकड़ लिया, कहीं वो बीजेपी में भी ना चला जाए। दैट मीन्स बीजेपी कोई बैरिकेडिंग थोड़ी है। तो ये सीधा सीधा अगर ये चिट्ठी जो आपने कहा है, जो आपके पास है, मीडिया में है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बी टीम की तरह काम करती है और कहती कुछ है और करती कुछ है, और इसका जवाब लोगों ने अभी संगरूर बाई इलेक्शन में उनको दे भी दिया है। सर, एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उसके चेयरमैन हो सकते हैं। सो मैं समझदा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MOU ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ MOU ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ MOU ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਈਦਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ MOU ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ MOU ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ। 92 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਐਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ 100 ਦੇ 100% ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CM ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਐਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, CM ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਕੌਣ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਫੜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ED ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ED ਧੱਕਾ ਤੇ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ED ਦੇ ਸੰਮਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਨੇਗਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਹੋਣਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਔਰ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਤੇ तमाम ਐਮਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ खाली जगह पई है, वो जा सकते हैं। अनंत होगी, अब धीरे धीरे सत्य सामने आएगा। मैं उसके बारे भी आपको कहूँ कि मैं जो कोर्ट में जितने भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसेस चल रहे हैं और इतने मैं कोई टिप्पणी करा। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।